नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फैस। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र की बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले चर्चा उस खबर की जिसने बीएमसी चुनाव में फिर से मराठी और गैर मराठी के मुद्दे को हवा दी है। इस मुद्दे को लेकर उद्धव के सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। देखिए क्या कह रहे हैं संजय राउत। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी मुंबई में यहाँ के भूमिपुत्रों का यानी मराठी लोगों का मेयर नहीं बनाना चाहती है। कृपा शंकर के माध्यम से वो यहाँ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कृपा शंकर हिंदी भाषिक लोगों का नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कृपा शंकर जी का लोगों ने पराभव किया है, लगता है जौनपुर में, उनके खुद के स्टेट में। और अब मुंबई में आकर उत्तर भारतीयों की वोट की राजनीति अगर ये करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ मराठी और गैर मराठी का विवाद करना चाहती है। तो संजय राउत के इस बयान से साफ है कि बीएमसी चुनावों में बीजेपी बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसका खौफ संजय राउत के इस बयान में साफ साफ नजर आ रहा है। अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। पार्टी की उपनेता शीतल देवरुखर सेठ ने दिया इस्तीफा। मुंबई के डिब्बावालों का बड़ा ऐलान। सीएम देवेंद्र फडणवीस को समर्थन का किया फैसला। उद्धव ठाकरे से किया किनारा। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस को लगे बड़े झटके। 32 सीटों पर गठबंधन को नहीं मिले उम्मीदवार। संजय राउत की बड़ी मुश्किलें। यूबीटी सांसद के घर के बाहर दिखी कार पर लिखा, आज रात 12 बजे होगा ब्लास्ट, मचा हड़कंप। पीएम मोदी की मौजूदगी, अमित शाह की रणनीति, योगी का रोड शो। महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। खबरों में सबसे पहले बात उद्धव को लगे झटके की। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को झटके पर झटके लग रहे हैं। पार्टी की उपनेता शीतल देवरुखर सेठ ने 1 जनवरी को संगठन से इस्तीफा दे दिया। देवरुखर सेठ पार्टी की कई पहलों पर आदित्य ठाकरे के साथ मिलकर काम कर चुकी हैं। शिवसेना यूबीटी छोड़ने की घोषणा करते हुए देवरुखर सेठ ने कहा वो जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लेंगे। बीएमसी चुनाव के लिए 15 जनवरी को वोट होंगे और वोटों की गिनती अगले ही दिन यानी 16 जनवरी को होगी। देवरुखर सेठ शिवसेना यूबीटी की युवा शाखा युवा सेना की सीनियर नेता भी रह चुकी हैं। वो इसकी कोर कमेटी की सदस्य थी और आदित्य ठाकरे की करीबी सहयोगियों में गिनी जाती थी। मुंबई यूनिवर्सिटी की शीर्ष शासकीय निकाय सीनेट की भी सदस्य रह चुकी हैं। खबरों के मुताबिक पार्टी ने उन्हें बीएमसी चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा था और उन्हें उम्मीदवार घोषित करना भी तय माना जा रहा था। हालांकि उनका नाम शिवसेना यूबीटी की किसी भी उम्मीदवार की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया था, जिसके बाद उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। खबरों में आगे का रुख करते हैं। मुंबई डिब्बावाला एसोसिएशन लंबे वक्त तक उद्धव ठाकरे का समर्थन करता रहा, लेकिन इस बार सीएम देवेंद्र फडणवीस को समर्थन देने का ऐलान किया है। डब्बा वालों का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने कई भरोसे दिए थे लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया, यानी कई वादे किए गए थे उनसे जो उद्धव ठाकरे ने पूरे नहीं किए। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने डब्बा वालों के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। उन्होंने डब्बावाला भवन के लिए 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता को मंजूरी दी। इसके साथ ही डब्बा वालों के घरों की समस्याओं का समाधान किया और घरों के निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है। मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन के सुभाष तालेकर ने कहा कि पिछले 135 सालों में पहली बार किसी सरकार ने मुंबई के डब्बा वालों को घर देने का फैसला किया। सीएम फडणवीस ने न सिर्फ इस फैसले को मंजूरी दी बल्कि डब्बा वालों की कई पुरानी समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यक्तिगत कोशिशें भी की और इस काम को अंजाम दिया। इसी वजह से मुंबई के डब्बा वालों ने बीएमसी चुनावों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समर्थन का ऐलान कर दिया है। एक गौरवशाली इतिहास और अनूठा नेटवर्क मुंबई की पहचान बन चुका डब्बावाला बिजनेस आज का नहीं है बल्कि करीब 135 साल पुराना है। साल 1890 में महादू हावजी बचे ने इसकी नींव रखी थी। शुरुआत में ये सेवा महज 100 ग्राहकों के साथ शुरू की गई थी, लेकिन आज ये मुंबई की लाइफलाइन बन चुकी है। ये डब्बे वाले मुंबई के घरों से ताज़ा और गर्म खाना लेकर हजारों ऑफिस जाने वाले मुंबई कस तक बिना किसी चूक के पहुंचाते हैं। साइकिलों और लोकल ट्रेनों के सहारे चलने वाला ये संगठन पूरी तरह से मानवीय श्रम और एक अनोखी कोडिंग प्रणाली पर आधारित है। यानी डब्बा वालों ने जो फैसला लिया है उससे उद्धव ठाकरे को जोरदार झटका लगा है।
अब तक डब्बा वाले उद्धव की शिवसेना को ही समर्थन देते आए थे, लेकिन इस बार डब्बा वालों ने साफ कर दिया है कि उनका सीधा जो वोट है वो बीजेपी को जाएगा। खबरों में अब बात करते हैं कांग्रेस की बढ़ती मुश्किलों की। बीएमसी की 227 सीटों में से 32 सीटों पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन और शिवसेना यूबीटी एमएनएस गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होगा। इन सीटों पर कोई मजबूत तीसरा मोर्चा नहीं उतरा है। यह स्थिति कांग्रेस बहुजन वंचित अघाड़ी गठबंधन की इन सीटों पर किसी उम्मीदवार को नहीं उतारने की वजह से बनी है, जबकि महायुति के भीतर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन किया है। वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी भाषा के मुद्दे पर हाथ मिलाया है। वंचित अघाड़ी को मुंबई में दी गई 62 सीटों में से 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारने में भी दिक्कत आई है। पार्टी के मुताबिक वंचित अघाड़ी ने कुछ सीटों पर उम्मीदवार उतारने का जोखिम तक नहीं उठाया जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। कांग्रेस ने अब तक मुंबई में 143 उम्मीदवारों की घोषणा की है। वंचित अघाड़ी ने 40 सीटों पर और दूसरे सहयोगी दलों जिसमें वामपंथी दल और राष्ट्रवादी समाज पार्टी शामिल है 6 सीटें उनको दी गई हैं। इससे कांग्रेस नीत गठबंधन ने 195 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इस व्यवस्था से 32 सीटें ऐसी रह गई हैं जहां कोई तीसरा मोर्चा उम्मीदवार नहीं उतार रहा, यानी कांग्रेस ने 32 सीटों पर उसको उम्मीदवार नहीं मिले चुनाव लड़ने के लिए। इससे वोटों का बंटवारा नहीं होगा और सीनियर शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा यह स्थिति ठाकरे परिवार के लिए फायदेमंद हो सकती है क्योंकि बीजेपी विरोधी वोट बटेंगे नहीं। मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा है कि हमारे गठबंधन की घोषणा के बाद से सत्ता पर काबिज गठबंधन जमीन खो रहा है। हमारे बीच बिल्कुल भी विवाद नहीं है। वंचित अघाड़ी ने भी सीट बंटवारे को लेकर असहमति की खबरों को खारिज कर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ मोखले ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टियों ने ऐसे दावे प्रायोजित होते हैं, यानी ये एक प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस को पहले से ही पता था कि वंचित अघाड़ी उन 16 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस ने उचित कार्रवाई की और नामांकन की जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक यानी कि जो रियलिटी है वो साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल ये तो साफ है कि इससे पहले भी जब कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही थी उस वक्त ये खबरें सामने आई थी कि कई सीटों पर कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। और अब बताया जा रहा है कि 32 से 35 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के पास उम्मीदवार तक नहीं है, जिससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस की दिक्कतें बीएमसी चुनावों में किस कदर बढ़ चुकी हैं। और खबरों में अब बात संजय राउत की। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत के बंगले के बाहर एक कार दिखाई दी जिस पर लिखा था आज रात बम ब्लास्ट होगा। इसके बाद भांडुम में संजय राउत के मैत्री बंगले पर बम डिस्पोजेबल स्क्वाड पहुंची। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 4:30 बजे एक कार देखी गई जिसके कांच पर लिखा था आज हंगामा होगा, आज रात 12 बजे बम ब्लास्ट होगा। जानकारी मिलने के बाद वहां पर बम स्क्वाड की टीम पहुंची। पुलिस भी ये पता लगाने के लिए जांच कर रही है कि कार असल में किसकी थी। संजय राउत के घर में बीडीडीएस की टीम ने सर्च भी किया कि किसी भी तरह का कोई संदिग्ध सामान तो नहीं है। पुलिस ने आगे बताया कि आसपास के बंगलों की भी जांच की गई, कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस आसपास की सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है और जिसने भी इस तरह की बदमाशी की है उसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और जांच पूरी होने के बाद ही आगे की जानकारी साझा की जाएगी। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। गौरतलब है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे की पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं और शिवसेना में वो उद्धव ठाकरे के साथ ही हैं। पार्टी का पक्ष जोर शोर से उठाते रहे, कई बार अपने बयानों को लेकर भी वो विवादों में आ चुके हैं। देश दुनिया के मुद्दों पर लगातार वो मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और अपनी बात रखते हैं। संजय राउत को उद्धव ठाकरे का करीबी नेता भी माना जाता है और एक बार फिर उद्धव ठाकरे की कहते हैं कि जो पतन हुआ है उसमें सबसे बड़ी भूमिका संजय राउत की है। संजय राउत को जिस तरह से अब जान से मारने की धमकी पहले भी मिल चुकी है और अब उनके घर के बाहर जो ये बम ब्लास्ट की खबर आई है उससे पार्टी में भी हड़कंप मच गया है। खबरों के आखिर में बात करते हैं बीजेपी के बड़े प्लान की। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनावों के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही मुंबई के मीरा रोड और पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ इलाकों में चुनावी हुंकार भरेंगे। वो यहाँ न सिर्फ विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे बल्कि कई स्थानों पर भव्य रोड शो के जरिए वोटरों के बीच भी पहुंचेंगे।
योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, जहां वो बीएमसी चुनावों में प्रचार करते नजर आएंगे, जहां उनके रोड शो के जरिए युवाओं और दक्षिण भारतीय वोटरों को साधने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा बिहार की प्रसिद्ध गायिका और बीजेपी नेता मैथिली ठाकुर भी मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में रोड शो करके अपनी कला और बातों से जनता के बीच बीजेपी का प्रचार करेंगे। पीएम मोदी 11 जनवरी को मुंबई में रहेंगे और एक विशेष जैन धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जैन मुनि आचार्य श्री रत्न सुंदरी सुरीश्वरी जी महाराज की 500वीं पुस्तक का विमोचन करेंगे और ये साफ नहीं है कि चुनावी जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे या नहीं, लेकिन गरमाए चुनावी माहौल में पीएम का मुंबई आना खास रहेगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पुणे के दौरे पर रहेंगे। वो यहां संगठनात्मक बैठकों के साथ साथ जनसभाओं के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। पुणे में वो खास तौर से बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र देंगे और चुनावी रणनीति की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा सबसे ज्यादा अगर किसी की जनसभाएं, रोड शो और रैलियां होनी हैं तो वो सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस और मुंबई प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान दोनों की जोड़ी अभी तक निकाय चुनावों में बहुत शानदार रही है और अब बीएमसी चुनावों में भी ये जोड़ी अपना जलवा दिखा रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।